नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में जहाँ पे आपको कंपनीज़ की जानकारी के साथ-साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी पता चलेगा। और जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मैं यूज़ करता हूँ और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसीलिए क्योंकि आपको भी पता चले कि इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को आप यूज़ करके काम कर सकते हैं। और आप सीख सकते हैं कि किस बेसिस में बड़े-बड़े ऑपरेटर, बड़े-बड़े इन्वेस्टर काम करते हैं। वो सारे टेक्नोलॉजीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलो देख लेते हैं आज के कौन सा कंपनी है जो इस वीडियो के अंदर लिस्ट है। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और उसके साथ इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस में लीजिए। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मेरे तरफ से कभी भी नहीं होता। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले कंपनीज़ के बारे में। सबसे पहले जो कंपनी है जिसका नाम है मारुति सुजुकी। देखिए मारुति सुजुकी के बारे में बात करूँ तो पिछले दिनों में एक पॉजिटिवली थिंकिंग लेकर मार्केट में क्लोजिंग हुआ और उसके पीछे कारण भी है। उसके पीछे एक बड़ा कारण है, वो कारण मैं आपको समझाऊँगा। उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देख लीजिए। देखिए मारुति सुजुकी आज का कंपनी है 1982 और वो भी देखिए जापान का कंपनी, जापानीज़ कंपनी सुजुकी और उसके साथ मारुति दोनों ऐड हुआ था। तो देखिए इसका जो अगर हिस्ट्री देखेंगे तो वो हिस्ट्री बहुत पुराना है। अगर इसके ऊपर हिस्ट्री आपको जानना है तो आप गूगल में जाकर सर्च करिए, आपको हिस्ट्री मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिखाने नहीं आया, मैं कंपनी का परफॉर्मेंस तब से लेकर आज तक की जो परफॉर्मेंस है उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे बताया गया था कंपनी वाज एस्टेब्लिश 1981 ए जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विथ साइन बिटवीन द गवर्नमेंट इंडिया सुजुकी मोटर। तो जापानीज जो कंपनी सुजुकी मोटर उसके साथ गवर्नमेंट के साथ एक बिग डील हुआ था और उसके बाद एक जापानीज कंपनी क्या किया और 1982 में इंडिया में बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद मारुति के साथ उसका मतलब बिजनेस को कोलैबोरेट हुआ। अभी मारुति सुजुकी से सेपरेट होना चाहते हैं तो फिर भी सुजुकी देखिए अभी भी गाड़ियों में आपको जेड दिखेगा तो आपको सुजुकी का ही लोगो दिखेगा, तो मारुति का लोगो को आपको नहीं दिखेगा क्योंकि मारुति अभी भी सुजुकी के पास ही सबसे ज़्यादा मतलब होल्डिंग्स है। तो अभी जो मारुति सुजुकी ऑफ इंडिया का जो टोटल मार्केट शेयर है आप देखेंगे, मार्केट शेयर ऑफ मेजर कार्स मैन्युफैक्चरर्स। देखिए मारुति सुजुकी अकेला मार्केट कैप कितना का है 47। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इंडिया में अगर 10 गाड़ियां बेचा जा रहा है तो उसमें 7 गाड़ियां मारुति का ही दिखेगा। उसमें देखिए होंडा 17%, टाटा 7.5, किया 7.3, महिंद्रा 6.4, रेनॉल्ट 3.6, होंडा 3.5 एंड टोयोटा 3। तो ओवरऑल बात करूँ सबसे ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल्स गाड़ियाँ बेचने वाला कंपनी कौन है? मारुति है। तो ओवरऑल 50% मार्केट शेयर लेकर खुद ही बैठे हुए हैं। जहाँ पे पैसेंजर कार्स में 62.6%, यूटिलिटी व्हीकल्स में 24.9%, वैन्स में 89.6%। तो ओवरऑल हर दिशा में कंपनी का पॉजिटिविटी देखने को मिला। और कंपनी देखिए सेगमेंट वाइज सेल्स के बारे में बात करूँ तो मिनी जो गाड़ियाँ हैं वो 16% सेल्स करते हैं। जो कॉम्पैक्ट गाड़ियाँ है उसके 53, जो मिड साइज का जो है वो 1%, यूटिलिटी व्हीकल 16%, वैन 7.7%, एलसीवी 2.2 एंड सेल्स ऑफ अदर्स प्रोडक्ट 2.3। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक में ही चलते हैं। ग्लोबली मार्केट में कंपनी एक्सपोर्ट सिर्फ 6 कंट्रीज में करते हैं। बाकी इंडिया में इसका सबसे ज़्यादा बिजनेस चलता है क्योंकि कंपनी जानते हैं सबसे बड़ा मार्केट इंडिया में है। आज इंडिया में सबके पास गाड़ियाँ नहीं है। बाहर के कुछ कंट्रीज़ देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादातर लोग आउट ऑफ 10 मतलब 10 लोगों के कोई भी कंट्रीज़ में अगर 10 लोग होगा तो उनमें से 7 6 से 7 लोगों के पास गाड़ियाँ है। यहाँ पे इंडिया में 100 लोगों से कंपैरिज़न किया जाए, एक एक लोगों के पास ही शायद गाड़ी होंगे, एक से 2 लोगों के पास। तो अभी फिलहाल के लिए इसका कंजप्शन और भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए मारुति सुजुकी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या है? आप देखेंगे माइंड दिग्गज वेबसाइट के माध्यम से इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया कि मारुति टू बाई सुजुकी प्लांट। तो सुजुकी के जो प्लांट है उसको कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात विथ शेयर्स नॉट कैश। तो इसका मतलब मारुति सुजुकी क्या करने वाला है? शेयर देकर, कैश ना देकर गुजरात का जो प्लांट है उसको खरीदने वाला है। तो एक बहुत बड़ा डील है मेरे हिसाब से क्योंकि गुजरात में ही मारुति का जो टारगेट है, गुजरात में ईवी का जो प्लांट लगाने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट लगाएंगे वो मेरे हिसाब से गुजरात में लगाएंगे क्योंकि उस तरीके से न्यूज एक फ्लैश हुआ था, न्यूज अपडेट आया था। तो मेरे हिसाब से इसीलिए गुजरात के ऊपर उन्होंने फोकस इस तरीके से रखा है। और सुजुकी के जो प्लांट है उस प्लांट को यहाँ पे उन्होंने क्या क्या खरीदने का प्लान बनाया। तो
इसी के चलते मेरे हिसाब से कंपनीज का अपकमिंग ईयर्स में कुछ अच्छा खासा ग्रोथ हो सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगा किसी माल का कोई भी प्लांट खरीदारी करे कुछ भी करे तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। कंपनी के एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। पिछले सालों की तुलना से कंपनी इस बार डबल प्रॉफिट किया। पिछले क्वार्टर की तुलना से छोटा मोटा करेक्शन दिखा, कोई बात नहीं। कंपनी लगातार लगातार खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। देखिए 2000 मतलब 21 में 400 करोड़ के 450 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में बना 1000 करोड़। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में बना 2500 करोड़। तो डबल से डबल जर्नी कंपनी हर टाइम में दिखा रहा है। तो कंटिन्यूसली डबल जर्नी कंपनी के ऊपर देखने को मिला। तो ओवरऑल इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। चाहे वो एफ हो, चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे वो डीआई हो, हर किसी के पास इस कंपनी का होल्डिंग्स दिखेगा। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको कुछ लेवल्स मेंशन करके दिया था। यहाँ पे क्या बना था, एक कप बना। उसके बाद क्या बना, एक हैंडल बना। तो मैं आपको क्या मेंशन किया था, जब कोई कप विथ हैंडल पैटर्न्स बनते हैं तो उसको ब्रेकआउट कोई भी कैंडल में होना चाहिए। तो कैंडल किसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, और कंफर्मेशन होने के लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। तो अभी तक तो कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं क्लोजिंग हुआ। तो मैं होल्ड कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। फिर से अगर यहाँ पे नीचे आया, फिर से एक यहाँ पे क्या बना रहा है, फिर से एक हैंडल्स क्रिएट कर रहा है। जब मल्टी टाइप का हैंडल्स क्रिएट होता है तो सोचना हायर चांसेस है उसको ब्रेकआउट करेगा, और ब्रेकआउट करने के बाद जो टारगेट मेंशन होता है वो टारगेट अचीव करेगा। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ इस लेवल के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल बने तो मैं जरूर उसके ऊपर एंट्री लेने वाला हूँ। और मेरा टारगेट रेशियो कहाँ तक रहेगा, तो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ तक, अराउंड 11,498 के आसपास। तो जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 17% के आसपास। तो वो तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा जब ब्रेकआउट होगा। इसलिए बार बार मैं आपको वीडियो बना के यही चीज सिखाने वाला हूँ कि इस तरीके से पैटर्न्स जब बनते हैं तो आपको उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए, उसके ऊपर स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रोसारी बायोटेक्स। देखिए रोसारी बायोटेक्स एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो आज मैं इस चीज को बार बार मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ कि केमिकल सेक्टर में प्रेशर उसी कंपनी के ऊपर है जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये कंपनी किसके ऊपर काम कर रहा है वो भी देख लीजिए। देखिए कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल, टेक्सटाइल और स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर ही बिजनेस है। तो जो जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है उस कंपनी के ऊपर हर मतलब कंपनीज के ऊपर प्रेशर है। चाहे इस लेवल में इस सेक्टर में कोई भी बड़े कंपनी हो, चाहे वो एसआरएफ हो उसके ऊपर भी प्रेशर है। तो उसके साथ फाइन ऑर्गेनिक, उसके साथ आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइटेड, ये सारे कंपनीज कंटिन्यूसली देखिए गिरते जा रहे हैं। क्यों गिर रहा है, इसके पीछे एक ही कारण है। स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है वो मार्केट में घट चुके हैं। तो मार्केट में डिमांड कम होने के कारण और रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्ट बढ़ जाने के कारण तो इस सारे कंपनीज के ऊपर अभी भी कंटिन्यूसली प्रेशर है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, आरओसी एंड आरओई दोनों ही लेवल्स यहाँ पे अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिला है। तो अच्छा खासा मतलब एक एवरेज लेवल के ऊपर है। अभी ये देखना है कि कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो हाई बता रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली हाई है। तो कितना हाई है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो देखिए एवरेज पी रेशियो जो निकल के आ रहा है 53 के आसपास है 5 सालों में। और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है 43 है। तो मेरे हिसाब से कंपनी की दिशा से देखा जाए तो कंपनी अंडर वैल्यूड है। और बाकी देखिए कंपनीज की सिर्फ यही चीज का देखकर आप अंडर वैल्यूड कहेंगे तो गलत हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी के 2 पॉइंट्स और भी देखना चाहिए। वो है कंपनी का पैग रेशियो जो इस कंपनी के अवेलेबल से नहीं है। क्विक रेशियो तो ठीक है, मार्केट कैप के हिसाब से ठीक, चलो ठीक ठाक है। 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 2 रुपीज 80 पैसे देना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी को आपको ऑब्जर्व करना होगा। कंपनी डेट फ्री कंपनी है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करूँ तो उससे पहले कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए सेल्स का क्या हुआ, डाउन हो गया। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले सालों के तुल से मतलब सालों में जो था इस बार भी उतना हुआ। तो उतना करेक्शन नहीं हुआ क्योंकि कंपनी का सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर बिजनेस नहीं है। कंपनी का अलग अलग बिजनेस भी है। जैसे टेक्सटाइल का बिजनेस है, एनिमल्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्शन बनाते हैं। और होम पर्सनल केयर एंड जो मतलब परफॉर्मेंस जो केमिकल्स है उसके ऊपर भी कंपनी का प्रोडक्ट बनते हैं। तो इंडियन मार्केट को ज्यादा से ज्यादा कंपनी ने कैप्चर करके रखा, तो इसीलिए कंपनी के ऊपर एक ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी मेंटेन हो रहा है। तो रही बात कंपनीज के बैलेंस शीट का, तो 2 पॉइंट्स आप जरूर मेजर करेंगे कि रिजर्व लगातार बढ़ते गया, कर्जा कम होता गया। इस बार कंपनी 74 करोड़ के आसपास कर्जा लिया। आप कहेंगे सर ऐसा क्या हो गया कंपनी को कर्जा लेना पड़ा। तो कंपनी का CWIP देखेंगे तो कंपनी में 16 करोड़ दिखाएगा। इसका मतलब देखिए
इस बार भी कंपनी ने कर्जा लिया था 67 करोड़ के आसपास, और वो भी कब, 2020 में। तब भी देखिए कंपनी का CWIP भी ज्यादा था। उसके बाद 2 साल में कंपनी कर्जा नहीं लिया, इसलिए CWIP भी कम था। तो कंपनी CWIP का मतलब क्या होता है? CWIP का मतलब है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। तो मतलब जो कंपनी का कैपिटल है वो कुछ काम में अभी भी प्रोसेसिंग में है, मतलब कुछ प्रोडक्शन बनाने में वो इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। तो वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली फिक्स एसेट में ऐड हो जाएगा। एक प्लस पॉइंट है ऑब्वियसली। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, एफएस ने थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे बेचा, मगर डीएस ने उल्टा स्टेक को डबल, मतलब सॉरी डबल नहीं, मतलब 2-3% के आसपास होल्डिंग को इंक्रीज किया। और पब्लिक ने छोटा सा स्टेक बेचा और प्रोमोटर ने होल्डिंग्स को उसी तरीके से रखा जो पहले भी था। अभी रही बात चार्ट पैटर्न्स का, उसके बारे में बात करूँ तो रोसरी बायोटेक्स के ऊपर एक पहले एंटी लेवल्स मिला था, अच्छा खासा यहाँ पे एंटी लेवल मिला। यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो इसके बाद यहाँ पे एंटी लेवल्स क्रिएट हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था इस कैंडल में, यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया और इजीली टारगेट मिला 12.5%। और वो भी कितने दिनों में, 1 2 3 4, सिर्फ के सिर्फ 4 डेज, 4 वर्किंग डेज में आपको टारगेट मिल चुका है। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंटी लेवल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी एक मार्किंग मैंने आपको करके दिया था 27% का रेंज ट्रेडिंग का। तो इस रेंज के लिए आपको नीचे आना चाहिए था, मतलब चार्ट को यहाँ पे टच करने के बाद यहाँ तक टारगेट होता। तो नीचे नहीं आया, तो इस तरीके से एंटी लेवल अभी कैंसिलेशन है। और अभी तो फिलहाल के लिए कोई भी एंटी लेवल्स नहीं है, इसी रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो मैं एक ट्रेड लूंगा, ऑब्वियसली यहाँ तक टारगेट लेकर चलूंगा। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जो है L&T ग्रुप की एक कंपनी, जिसका नाम है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जिसको आप LTTS नाम से भी जानते हैं। तो कंपनी स्मॉल कैप टाइप एक कंपनी है, स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी है। कंपनी 45,000 करोड़ है, तो एक मीडियम टाइप कंपनी बन चुके हैं। कंपनी का पी रेशियो तो ठीक ठाक है, ROC ROE बेस लेवल में है। अगर पी रेशियो के बारे में एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूं तो इसका हाईएस्ट पी रेशियो कितना है 36, और इसके एवरेज पी रेशियो कितना है 32। इसका मतलब थोड़ा सा ओवर वैल्यूड कंपनी देखने को मिला है। तो कंपनी में थोड़ा सा करेक्शन होने का चांसेस भी है। तो कितना करेक्शन होगा और कब होगा उसका कोई भी अता पता नहीं होता। वो कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर और बाय सेलर के ऊपर डिपेंड करते हैं, कितना बाय किया कितना सेल किया उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो कंपनीज के ऊपर जो परफॉर्मेंस हो रहा है अभी उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो देखिए कितना शानदार सा रिजल्ट है, 2000 करोड़ से बन चुके 2300 करोड़। हाँ, पिछले सालों के तुलना से, सॉरी पिछले क्वार्टर के तुलना से इनकम थोड़ा बढ़ना चाहिए था, मगर इनकम उतना नहीं बढ़ा, क्योंकि अभी भी आईटी सेक्टर में ग्लोबली मार्केट में अभी भी प्रेशर है। क्योंकि जो इकोनॉमिकली जो क्राइसिस यूएस यूरोप मार्केट में देखने को मिला था वो क्राइसिस अभी भी खत्म नहीं हुआ, जिसके चलते हुए ये जो कंपनीज है इसका ग्रोथ और पोटेंशियल अभी भी उतना ज़्यादा तेजी से नहीं देखने को मिला। तो जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, तब इस कंपनी में धमाका होगा। सोचिए जब खराब सिचुएशन में जो लोग टिके हुए हैं, जो लोग बचे हुए हैं, और वो जब अच्छा सिचुएशन आएगा तो वो बड़ा सा मूव दिखाएगा। तो मेरे हिसाब से 276 करोड़ से कंपनी बन चुके 312 करोड़ के आसपास। तो कंपनीज के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ तो एफआईएस डीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। एफआईएस ने होल्डिंग्स को बढ़ाया, डीएस ने सॉरी डीएस ने होल्डिंग्स को बढ़ाया, एफआईएस ने थोड़ा सा होल्डिंग को स्टेक को कम किया। तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो एलटीटीज के जो चार्ट पैटर्न्स क्रिएट हुआ तो वो आपको मेंशन किया था। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गली एक सपोर्ट बनता जा रहा है, और जब कोई ट्रेड्स इस तरीके से हायर हाई को, मतलब सपोर्ट को बार बार रिटेस्ट करके वो ऊपर जाते हैं, तो वो हायर चांसेस होते हैं वो लेवल को ब्रेकआउट करेगा। लेवल को ब्रेकआउट करने का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेके आऊँ तो और भी आपको एक मैं ट्रेन ड्रॉ करके ही बता देता हूँ। अगर मैं इस चीज को ड्रॉ करके आपको बता दूं तो एक ट्रेड बना है यहाँ पे, एक ट्रेड मतलब एक अच्छा खासा लेवल से यहाँ पे क्रिएट हुआ, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न से यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न जब क्रिएट होता है, इसको भी आप कफ विथ हैंडल पैटर्न बोल सकते हैं, साथ ही साथ आप इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी आप कफ विथ हैंडल पैटर्न बोल सकते हैं। तो कप तो बना, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक हैंडल भी क्रिएट होगा। तो जब हैंडल क्रिएट होगा तो एक एंटी लेवल अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि ऊपर साइड में बहुत ऊपर में इसका रेजिस्टेंस है, तो इजीली वो रेजिस्टेंस तक अचीव कर सकते हैं। जब कोई एंटी लेवल बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए कोई एंटी लेवल्स नहीं है, तो इंतजार इंतजार करना, जब ब्रेकआउट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ इसका नाम है मीना मानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ, एक बीएससी में लिस्टिंग कंपनी है। तो कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस दिया। कंपनी 2022 में 12.5 रुपीज के आसपास, 13 रुपीज के आसपास था, उसके बाद 40 रुपीज तक गया। इसका मतलब कंपनी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो इस कंपनी ने रिटर्न देने के बाद एक बड़ा अनाउंसमेंट किया
स्प्लिट का कंपनी एक के बदले 10 शेयर आपको मिलेगा। तो इसका मतलब जो 40 रुपीज पर शेयर देखने को मिला है अभी, वो शेयर हो जाएगा 4 रुपीज। तो पेनी स्टॉक तो पहले से था और भी पेनी बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार स्टडी करके जरूर काम करिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल सेल का रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं है। आप कोई भी बाय एंड सेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके काम करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।